नमस्कार दोस्तों, विक्की की पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत। दोस्तों, आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर में यानी इंग्लिश में आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी द क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से समझाऊंगा, जिसे आप हिंदी में शब्द भेद कहते हैं। ये समझने के बाद आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इंग्लिश को सीखने का, वो काफी हद तक पूरा हो जाएगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को अच्छा लगने पर इसे लाइक करना, शेयर करना, अगर चैनल पे पहली बार आए तो हमें सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। इससे पहले दोस्तों मैं 2 वीडियो डाल चुका हूं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों जगह लिंक मिलेगा, आप वहां जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए फाइनली आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझना अगर आप चाहते हो तो मैं आपको एक सेंटेंस लिखता हूं। जैसे मैंने लिखा आई कैन टीच इंग्लिश, मैंने लिखा आई कैन टीच इंग्लिश, मैंने लिखा मैं अंग्रेजी पढ़ा सकता हूं। तो मैं अंग्रेजी पढ़ा सकता हूं ये एक वाक्य है, ठीक है। अब इसके अंतर्गत 3 चीजें हैं दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें लेटर्स भी हैं, जो कि मैंने आपको इससे पहले के वीडियो में समझाया था। दूसरे नंबर पे आप ध्यान दें तो इसमें वर्ड भी हैं, और तीसरे नंबर पे ये एक सेंटेंस है। तो आप अगर शब्द की बात करें, यानी कोई वाक्य जो होता है वो शब्दों से मिलकर बनता है, और वो कोई शब्द, किसी वाक्य में जितने भी शब्द होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। यहां पे स्पीच का मतलब है सेंटेंस से। तो देखिए, किसी सेंटेंस में जितने शब्दों का प्रयोग किया जाता है, शब्दों का, तो उसे ही हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आई कैन टीच और इंग्लिश, जैसे आई यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है। कैन क्या है, यहाँ पे एक मॉडल वर्ब है। टीच क्या है, एक मेन वर्ब है, क्या है, मेन वर्ब है, या वर्ब लिख लीजिए। इंग्लिश क्या है, एक नाउन है। तो आपने देखा कि इस सेंटेंस में 1 2 3 4 शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिसमें से हर शब्द का एक अपना ही नाम है। इसे ही दोस्तों हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो किसी भी सेंटेंस में जो भी शब्द प्रयोग किए जाते हैं, उन शब्दों को ही दोस्तों हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। इसे ही हम शब्द भेद कहते हैं। और अच्छी तरीके से समझाने के लिए मैंने आपको पहला वर्ड तो समझा दिया, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। अब मैं आपको समझाना चाहता हूं थोड़ा सा कि आखिर वर्ड क्या होता है। देखिए, आप वर्ड जब तक नहीं समझेंगे कि शब्द किसे कहते हैं, तब तक आप शब्दों का वर्गीकरण यानी द क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स का मतलब होता है शब्दों का वर्गीकरण, या कहें कि शब्दों के प्रकार। शब्दों के प्रकार आप तभी सीख सकते हैं जब आपको ये पता हो कि शब्द किसे कहते हैं। तो देखिए, शब्द के लिए 2 बातें आप ध्यान रखें वर्ड के लिए, कि ये ग्रुप ऑफ लेटर्स होते हैं, ये ग्रुप ऑफ लेटर्स होते हैं, यानी ये वर्णों के समूह होते हैं, ठीक है। दूसरी बात कि ये मीनिंगफुल होते हैं, मीनिंगफुल होते हैं, यानी सार्थक होते हैं। तो देखिए, शब्दों का या वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई सार्थक अर्थ हो, उसे हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। जैसे कि ये क्या है, डॉग, ये मैंने क्या लिखा, डॉग। ये मैंने क्या लिखा, कैट, है ना। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं OGD, तो ये कोई शब्द नहीं है। मैं इसको लिख दूं ATC, तो ये भी कोई शब्द नहीं है। तो शब्द केवल ग्रुप ऑफ लेटर्स नहीं है, ग्रुप ऑफ लेटर्स के साथ साथ उसका कुछ मीनिंग भी निकलना चाहिए, तभी वो शब्द बनेगा। और जब भी एक वाक्य में जितने भी शब्द प्रयोग किए जाते हैं, कोई भी एक वाक्य, उसमें जो भी शब्द प्रयोग किए गए हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। मैंने अभी आपको वर्ड भी बता दिया और पार्ट्स ऑफ स्पीच भी समझा दिया। शब्द क्या होता है, शब्द वर्णों का ऐसा समूह होता है जिसका कोई सार्थक अर्थ होता है। तो हमने अब ये तो सीख लिया कि भाई शब्द क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। अब मैं आपको समझाऊंगा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, कि ये जो वर्ड है ना, वर्ड, ये जो वर्ड है,
इसका क्लासिफिकेशन, अगर हम मेजर पार्ट में इसका क्लासिफिकेशन करें यानी इसका वर्गीकरण करें, यानी इसे दो भागों में बांटे, क्लासिफिकेशन करें, तो क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण करें तो दो भाग में कर सकते हैं दोस्तों। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, हिंदी में भी बहुत आपके काम आएगी, इंग्लिश में भी आपके बहुत ज्यादा काम आएगी, कि शब्दों को हम मोटे मोटे तरीके से दो भागों में बांट सकते हैं। पहला होता है मेरे दोस्तों फाइनेट वर्ड। क्या होते हैं? फाइनेट वर्ड। दूसरे होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों नॉन फाइनेट वर्ड। नॉन फाइनेट वर्ड मतलब क्या होता है? बहुत ही सिंपल, एक होता है फाइनेट वर्ड और एक होता है नॉन फाइनेट वर्ड। भाई फाइनेट को हम बोलते हैं विकारी शब्द। विकारी शब्द हिंदी में बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू रखता है ये, और इसे हम कहते हैं अविकारी शब्द। देखिए शब्द क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया, ग्रुप ऑफ लेटर दैट हैज सम मीनिंग, इट इज कॉल्ड ए वर्ड। इट इज कॉल्ड ए वर्ड। हाँ, इट इज कॉल्ड ए वर्ड। The words can be divided between two major parts. First one is called finite words and second one is called non-finite word. A finite, you must understand what is the difference between finite as well as non-finite. आपको ये समझना पड़ेगा कि फाइनेट और जो नॉन फाइनेट शब्द होते हैं आखिर उनके बीच में डिफरेंस क्या है, क्योंकि तब तक आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। देखिए फाइनेट क्या होते हैं? फाइनेट क्या होते हैं? जिनमें चेंजेबल, जो चेंजेबल होते हैं, जो जिनमें चेंज आता है, चेंज आता है। नॉन फाइनेट शब्द कौन से होते हैं? सिंपल सी बात, जिनमें चेंज नहीं आता है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल सी बात। जिन शब्दों में, देखिए आप ऐसे समझ लीजिए, जिन शब्दों में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जेंडर के अकॉर्डिंग, नंबर के अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग, कर्ता के अनुसार, लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार, काल के अनुसार जिन शब्दों में परिवर्तन आ जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? फाइनेट वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? फाइनेट वर्ड कहते हैं। और जिनमें दोस्तों सब्जेक्ट हो, जेंडर हो, या फिर नंबर हो, या फिर टेंस हो, जिनमें परिवर्तन नहीं आता है वो ही नॉन फाइनेट वर्ड है। तो आप पहले समझिए कि ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना, इसे दो मेजर पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला फाइनेट वर्ड, दूसरा नॉन फाइनेट वर्ड। फाइनेट वर्ड में चेंज आता है सब्जेक्ट, जेंडर, नंबर और टेंस के अकॉर्डिंग, जबकि नॉन फाइनाइट में चेंज नहीं आता है। अगर जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, एग्जांपल देते हैं, पहले हम नाउन के एग्जांपल देते हैं, जैसे कि बॉय है ना, बॉय। अब जैसी एक लड़का है तो बॉय, एक से ज्यादा लड़के हैं तो हम क्या लिख देते हैं? बॉयज। क्या लिख देते हैं? बॉयज। सिंपल, कितना सिंपल है। तो चेंज आ गया, तो नाउन हमारा क्या हो गया? फाइनाइट या नॉन फाइनाइट? फाइनाइट हो गया, क्योंकि चेंज आ रहा है। क्योंकि देखो जब आप लड़के के लिए लिखोगे तो आप क्या लिखोगे? बॉय। पर जब उसी कर्ता बदला, लड़के की जगह पे लड़की आ गई, तो बॉय का क्या हो जाएगा? गर्ल हो जाएगा। तो चेंज आ गया। आपने देखा कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी चेंज आ रहा है, जेंडर के अकॉर्डिंग भी चेंज आ रहा है, ये नंबर भी तो हो गया एक तरीके का। सिंपल सी बात है। आप मतलब आप ये समझिए, आपने ये देखा कि भाई नाउन तो हमारा फाइनाइट है। जैसे आपने देखा होगा आई, अगर करता है, अगर कर्ता कारक है तो आई लिखेंगे, कर्म कारक है तो मी लिखेंगे, और किसी से संबंध है और नाउन है तो माई भी लिख सकते हैं और माइन भी लिख सकते हैं। तो आपने देखा कि ये जो मैं है ना, मैं के लिए आई, मी, माई या माइन, जैसे वी, अस, आर या आर्स, है ना, ऐसे लिख दिया। तो आपने देखा कि नाउन में भी परिवर्तन आ रहा है, प्रोनाउन में भी परिवर्तन आ रहा है। तो ये दोनों ही कैसे हो गए? फाइनाइट वर्ड हो गए। कैसे हो गए? फाइनाइट वर्ड हो गए। इसके बाद अगर हम बात करें एडजेक्टिव की, तो एडजेक्टिव भी देख लीजिए। गुड, गुड, बेटर, बेस्ट, इसमें भी चेंज आ रहा है। आपने देखा गुड, बेटर, बेस्ट, जैसे शॉर्ट, शॉर्टर और शॉर्टेस्ट। तो आपने देखा कि यहां पे चेंज आ रहा है।
जिसमें चेंज आएगा वो फाइनाइट, जिसमें चेंज नहीं आएगा वो नॉन फाइनाइट। अब देखिए जो वर्ब है, हमने नाउन को देखा, अब हमने फिर प्रोनाउन को देखा, फिर एडजेक्टिव को, अब वर्ब को भी देख लो। अगर आप वर्ब का लॉजिक देखें तो वर्ब में भी चेंज आता है। अगर पहली क्रिया है तो क्या आता है, गो, गो आ गया। सेकंड क्रिया है तो क्या आ जाता है, वेंट। और थर्ड क्रिया है तो क्या आ जाएगा, गॉन आ जाएगा। ऐसे देखिए अगर हम ड्राइव है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म ड्रॉव है और थर्ड फॉर्म ड्राइवन है, तो आपने देखा कि नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया और वर्ब हो गया, इन सब में परिवर्तन आता है। क्या एडवर्ब में भी परिवर्तन आता है? बिल्कुल आता है। जरा देखिए हमने लिखा स्लो, स्लोअर और स्लोएस्ट। क्या लिखा, स्लोएस्ट। तो आपने देखा कि एडवर्ब में भी चेंज आ रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, है ना। तो एडवर्ब तक यानी नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब, ये तो हमारे हैं फाइनाइट वर्ड्स। जबकि हमारा प्रेपोजिशन हो गया, कंजंक्शन हो गया और इंटरजेक्शन हो गया। जैसे कि भाई ये तो क्या है, इन है। अब ऐसा तो नहीं है इन, इन्हें, उन्हें, ऐसा तो है ही नहीं कुछ। एट, चैट, नेट, ऐसा भी नहीं है। तो इन का मतलब इन ही है, एट का मतलब एट ही है। जैसे बट है, बट, चट, नट, ऐसा नहीं है कुछ भी। तो आपने ये देखा कि बट हो गया या इन हो गया या एट हो गया, यानी कुल मिला के मैं कहना चाहता हूं कि प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, इनमें चेंज नहीं आता है, इसीलिए ये नॉन फाइनाइट वर्ड कहलाते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की कि जो शब्द होते हैं ना, शब्दों का वर्गीकरण दो मुख्य भागों में किया जाता है। पहला होता है विकारी, दूसरा होता है अविकारी। विकारी वह शब्द होते हैं जिनमें कर्ता, लिंग, वचन और काल के अनुसार परिवर्तन आता है, जबकि जिनमें कर्ता, काल, वचन, लिंग इत्यादि के अनुसार परिवर्तन नहीं आता है उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। तो पहले नंबर पे मैंने आपको समझाया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, दूसरे नंबर पे मैंने आपको वर्ड समझाया और तीसरे नंबर पे उसका जो मेजर कहते हैं डिवीजन था वर्ड का, वो अब आपको मैंने समझा दिया। अब मेरे प्यारे दोस्तों बढ़ते हैं आगे, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब तक आपको सारी की सारी नॉलेज नहीं होगी, एक सही क्रम में नहीं होगी, सिस्टमेटिकली ढंग से नहीं होगी, तब तक आपका काम नहीं बनेगा। अब हमारे पास कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो पहले नंबर पे आता है हमारा नाउन। इसे हम नाउन कहते हैं, नाउन को हिंदी में कहा जाता है संज्ञा, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमारा वर्ड होता है प्रोनाउन। प्रोनाउन को हम हिंदी में कहते हैं सर्वनाम, सर्वनाम। तीसरे नंबर पे आता है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव जिसे हम विशेषण कहते हैं, ठीक है। चौथे नंबर पे आता है हमारा वर्ब। दोस्तों ये ना क्रम नहीं टूटना चाहिए, क्रम आपका यही होना चाहिए। पहले नंबर पे नाउन, दूसरे पे प्रोनाउन, तीसरे नंबर पे एडजेक्टिव, चौथे नंबर पे वर्ब, पांचवें नंबर पे आता है आपका एडवर्ब। क्या आता है मेरे प्यारे दोस्तों, एडवर्ब आता है जिसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। ये सीख लिया ना आपने, इंग्लिश आपको आ गई, क्योंकि ये ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है पूरी इंग्लिश में। क्योंकि जब तक आप ये ढंग से नहीं सीखोगे तो आपको टेंसेस नहीं आएंगे दोस्तों, टेंसेस इन द सेंस सेंटेंस नहीं बनेंगे, और ज्यादातर कंपटीशन लेवल पे इन्हीं पे आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। तो देखिए एडवर्ब हो गया, इसके बाद आता है हमारा प्रीपोजिशन, प्रेपोजिशन जिसे हम संबंध बोधक कहते हैं, संबंध बोधक, ये बात समझिए, बोधक। इसके बाद सातवीं नंबर पे आता है हमारा इंटरजेक्शन, सॉरी कंजंक्शन, जिसे हम कनेक्टर भी कहते हैं, कंजंक्शन जिसे हम हिंदी में संयोजक कहते हैं, संयोजक या संयोजक। आठवीं नंबर पे आता है हमारा इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन को बोलते हैं विस्मयादि बोधक।
तो ये मैंने उसकी आपके लिए क्या लिख दी है, हिंदी भी लिखी है, इंग्लिश भी लिखी है। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज मीन बाय पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच मीन्स वर्ड्स एंड दी इट्स काइंड्स। मतलब कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, शब्द है और शब्दों के प्रकार है। तो मैंने आपको शब्द बता दिया पहले, फिर शब्दों का मेजर डिवीजन भी बता दिया। अब मैं आपको देखिए पहले एक चीज समझ लीजिए कि ये जो पहले 5 है ना, ये पहले 5 है, जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, ये हमारे हैं फाइनाइट वर्ड। क्या है दोस्तों, फाइनाइट वर्ड हैं ये। फाइनाइट क्यों है, क्योंकि इनमें चेंज आता है, इनमें चेंज आता है। जबकि हमारे ये जो 3 है ना, इनमें चेंज नहीं आता है, ठीक है। इसलिए इन्हें कंसीडर किया जाता है एज ए नॉन फाइनाइट वर्ड। फाइनाइट वर्ड को हिंदी में विकारी शब्द कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं, और नॉन फाइनाइट वर्ड को हम अविकारी शब्द कहते हैं। याद रखना, हिंदी में बहुत काम आएगा आपकी। तो ये इतनी बात तो आपको क्लियर हो गई, ठीक है, मैंने ये भी बता दी। अब मैं आपको एक एक करके थोड़ा थोड़ा सा बताऊंगा कि भाई नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, बेसिक इंफॉर्मेशन इनके डिटेल वीडियोस में आपको दिलवाऊंगा, और इतने अच्छे समझाऊंगा ना दोस्तों, आपको दिक्कत ही नहीं होगी जिंदगी में इंग्लिश सीखने की। अगर आप सच में इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हैं तो चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहें, मैं आपके लिए हमेशा बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बनाऊंगा। पर दोस्तों मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी हाथ जोड़ के, कि जो भी विद्यार्थी पैसों के वजह से नहीं पढ़ पाते हैं अपनी लाइफ में, और वो गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं, हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, उनको मेरे वीडियो जरूर शेयर करना। क्योंकि दोस्तों जब तक भारत देश में एक गरीब का बच्चा नहीं पढ़ेगा, तब तक भारत का आर्थिक विकास नहीं हो सकता, सामाजिक विकास नहीं हो सकता, और देश हमारा कभी विश्व गुरु नहीं बन सकता। और मोदी जी कहते हैं कि विश्व गुरु बन जाएगा भारत, बट उनके कहने से कुछ नहीं होता। मैं उनको सिरे से खारिज करता हूं, क्योंकि उन्होंने शिक्षा पे कोई भी काम नहीं किया है। तो देखिए, मैं मोदी जी के खिलाफ नहीं हूं, बट मैं उनके साथ भी नहीं हूं, सीधी सी बात है। देखिए, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब, इन पांचों में सबसे पहले हम समझते हैं थोड़ा सा नाउन क्या होता है। देखिए, नाउन की बात मैं खत्म करूं तो नाउन क्या है। नाउन इट इज ए नेमिंग वर्ड, नाउन इट इज ए नेमिंग वर्ड, बस इतना समझ लीजिए, इट इज ए नेमिंग वर्ड। देखिए, ये जो पूरा यूनिवर्स है, अगर मैं अकॉर्डिंग टू द साइंस आपको बोलूं तो ये पूरा जो यूनिवर्स है, पूरा ब्रह्मांड 2 ही चीजों से बना है। पहली चीज है हमारा मैटर यानी पदार्थ, दूसरा है हमारा एनर्जी यानी ऊर्जा, है ना। हमारा पूरा ब्रह्मांड या तो पदार्थ या फिर ऊर्जा से मिलकर बना है। हमने इन सभी पदार्थों का और इन सभी ऊर्जाओं का अपने रूप से नाम रख लिया है। जैसे इसे मैं क्या कहता हूं, मार्कर, इसे क्या कहता हूं, शर्ट, इसे क्या कहता हूं, माइक, ठीक है। जिससे आप मेरा वीडियो देख रहे हैं मोबाइल से, और जिससे मैं शूट कर रहा हूं मोबाइल से, इसे हम मोबाइल कहते हैं। ये घर है। तो देखिए, हर चीज का हमने नाम रख रखा है। चंदा मामा, चांद हमें बोलने आया था कि मेरा नाम चांद है? नहीं। क्या सूरज हमें बताने आया था कि सूरज मेरा नाम है या सूर्य मेरा नाम है? नहीं। हवा ने हमें बताया था कि हवा हमारा नाम है? नहीं। तो नेचुरल सी बात है कि ये जो जितने भी नाम रखे हैं ना, नामकरण किया गया है, मानव ने किया है, मानव ने, यानी मानव की सभ्यता ने जैसे जैसे पहले बोलना सीखा है, पहले सुनना सीखा होगा, फिर बोलना सीखा होगा, फिर लिखना सीखा, फिर पढ़ना सीखा, इस ऐसे चलता रहा। तो हमने अपने आसपास की जितनी भी पूरा ब्रह्मांड था, उन सभी का नाम रख दिया। जैसे मेरा नाम विक्की, आपका नाम कुछ और हो सकता है, ठीक है। तो देखिए, प्लीज आप मेरी बात को समझिए कि जितना भी मैटर है इस पूरी दुनिया में, और जितनी भी एनर्जी है, उनकी स्टडी को इजी करने के लिए हमने उन सबका नाम रख दिया। जैसे कोई बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे का आप नाम रखते हो, तो वो क्या होता है, नामकरण कहलाता है। तो अंग्रेजी हो या हिंदी हो या किसी भाषा के जो भाषाविद थे, यानी भाषा के विद्वान थे, उन्होंने हर चीज का नाम रखा, यानी पहले उन्होंने समस्त जगत का नामकरण किया। और नामकरण करना ही क्या है, नाउन है दोस्तों। बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है।
आप बस सिर्फ इतनी सी बात समझ लीजिए, नाउन में मैं इस पे डिटेल वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, बस सिर्फ इतना समझिए, नाउन के लिए 4 बातें समझो। और डिटेल वीडियो मैंने पहले भी बना रखा है, आप मेरी प्लेलिस्ट में देखेंगे तो आपको नाउन में मिलेगा। अभी मुझे थोड़ा थोड़ा सा बताना है आपको दूसरे स्टेप में। मैं ये बता रहा हूं कि इंग्लिश कैसे सीखी जाएगी। दूसरा स्टेप आपका क्या है, आपको ये सीखना है, ठीक है। नाउन क्या है? नाउन इट इज अ नेम ऑफ ए पर्सन, थिंग, प्लेस एंड एब्स्ट्रैक्ट, यानी निराकार। किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु, किसी भी स्थान, किसी भी भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब पर्सन का मतलब है लिविंग बीइंग से, थिंग का मतलब है नॉन लिविंग बीइंग से, है ना, नॉन लिविंग यानी निर्जीव, ठीक है। जैसे कि मैंने यहां पे लिख दिया विक्की, ठीक है, मैंने विक्की लिखा, मैंने स्वास्तिक लिखा, ठीक है, मैंने कैट लिखा, मैंने डॉग लिखा, है ना, मैंने डॉग लिखा, मैंने फ्लाई लिखा, फ्लाई यानी मक्खी। तो जरूरी नहीं है कि यहां पे पर्सन का मतलब ये मत समझ लेना आप कि इसी मानव, कोई भी लिविंग बीइंग्स क्या है, नाउन है। उसका नेम जो भी है वो नाउन है, ठीक है। बहुत ही सिंपल। अगर मैं साइंस के अकॉर्डिंग बताऊं तो जितना भी हमारा ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म यानी संजीव जगत, जीवन 3 भागों में बांटा जा सकता है। एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव, एक होता है प्लांट और एक होता है एनिमल, ठीक है। ये हमारा अकॉर्डिंग टू द साइंस। और जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी जो जीवन होता है जिनमें, भले सूक्ष्म जीव हो, भले वो पादप हो, भले वो जंतु हो, वो सारे कंसीडर किए जाएंगे किसमें, पर्सन में। दूसरा नंबर आता है नॉन लिविंग, जिसकी स्टडी की जाती है केमिस्ट्री में। किसमें की जाती है? केमिस्ट्री में। जैसे कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, लिथियम, है ना, बोरोन, बेरिलियम, ठीक है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये जितनी भी चीजें हैं ना, ये सब नॉन लिविंग है। जैसे कि ये बोर्ड है, ये मार्कर है, ये शर्ट नॉन लिविंग है। तो ये देखिए, इस मार्कर इज ए नाउन बिकॉज इट इज द नेम ऑफ ए थिंग, इट इज द नेम ऑफ ए थिंग। किसी भी वस्तु का नाम, जैसे कि मैंने यहां पे लिखा मार्कर, ठीक है, मैंने लिखा बोर्ड जिसपे मैं ये लिख रहा हूं, मैंने लिखा पेन, मैंने लिखा पेंसिल, ठीक है, पेंसिल, मैंने पेंसिल लिखा, मैंने बैग लिखा। तो ये जितनी भी चीजें हैं ये सारी हमारी निर्जीव हैं। स्थान देखिए, लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, वो किसी ना किसी सरफेस पे तो रहते हैं इस ब्रह्मांड में, कोई ना कोई सतह तो है। और उसी सतह को हम क्या कहेंगे, प्लेस कहेंगे। जैसे कि भैया हम, जैसे मैं रहता हूं उत्तम नगर में, उत्तम नगर, जैसे कि दिल्ली, जैसे कि भारत, जैसे कि एशिया, जैसे कि एशिया, जैसे कि गोपीनाथ। तो ये किसी भी स्थान के नाम को, किसी भी स्थान के नाम को जहां पे संजीव और निर्जीव प्राणी वास करते हैं, रहते हैं, उसे हम प्लेस कहते हैं। अब ये एब्स्ट्रैक्ट क्या है? इट इज व्हाट इज मीन बाय एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है यहाँ पे भावनाओं से, भावनाओं से मतलब निराकार से। जैसे निराकार मतलब क्या? जिसका कोई आकार नहीं। भावनाओं का कोई आकार होता है क्या? मैं कहता है कि मेरी घृणा है, मुझे प्यार है, तो प्यार का कोई आकार है क्या? घृणा का कोई आकार है क्या? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। तो जो भी हम अपने 5 सेंस ऑर्गन से जो भी हम 5 अपने सेंस ऑर्गन से ऑब्टेंड नहीं कर सकते हैं, प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जैसे एग्जांपल ऑनेस्टी, मैंने लिखा ऑनेस्टी, ऑनेस्टी, या फिर मैंने कहा ऑनेस्टी, मैंने कहा, है ना, मैंने कहा हेटरेट, मैंने लिखा हेटरेट, मैंने लिखा रॉयल्टी या ऑनेस्टी लिखा मैंने। ऑनेस्टी मतलब क्या है? ईमानदारी। हेटरेट मतलब क्या है? घृणा। चाइल्डहुड मतलब क्या है? चाइल्डहुड, वुड मतलब क्या है दोस्तों? आप बताइए, बचपन। यूथ मतलब क्या है? युवा। तो ये सब भावनाएं हैं, और भावनाएं निराकार होती हैं, जिन्हें हम अपने आंखों से, कान से, नाक से, त्वचा से और जीभ से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तभी तो ये भावनाएं। देखो, कोई संजीव प्राणी हो, उसका नाम हो, वो भी नाउन है। कोई निर्जीव प्राणी हो, उसका कोई नाम हो, वो भी नाउन है।
कोई स्थान हो जिसपे संजीव और निर्जीव वास करते हो, उसका भी कोई नाम हो तो भी नाउन है। और अगर एब्स्ट्रैक्ट की बात करें तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, जो भी एक संजीव प्राणी के अंदर भावनाएं होती हैं, जिसका कोई सर और पैर नहीं होता, उसके नाम को भी हम नाउन ही कहते हैं। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा समझाने की प्रयत्न किया है कि आखिर नाउन क्या होता है। अब जब मैं इसकी डिटेल वीडियो बनाऊंगा तो तब मैं आपको समझाऊंगा कि इसके क्लासिफिकेशन को, कि इसको कितने कितने भागों में बांटा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है नाउन, क्योंकि नाउन आएगा देन आप सब कुछ सीख पाओगे, नाउन नहीं आएगा कुछ नहीं सीख पाओगे। तो नाउन पर ही डिपेंड करती है सारी बात। दूसरी बात समझते हैं हम प्रोनाउन को। अब ये प्रोनाउन क्या है, जिसे आप हिंदी में सर्वनाम कहते हैं, सर्वनाम। अब ये सर्वनाम क्या है, इट इज वेरी सिंपल। मैं इसके लिए एक ही वर्ड लिख रहा हूं, रिप्लेसिंग वर्ड ऑफ नाउन। देखिए बहुत ही सिंपल है, कोई शब्द या शब्दों का समूह, कोई शब्द या शब्दों का समूह संज्ञा के स्थान पे जो प्रयोग हो सकता है उसे सर्वनाम कहेंगे। देखो सर्वनाम यानी किसी नाम के स्थान पे आए उसे ही हम क्या कहते हैं, सर्वनाम। तो देखिए नाम का मतलब तो संज्ञा है, और जो संज्ञा के स्थान पे आता है उसे ही हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। बहुत ही सिंपल सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। या आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, इट इज ए सब्स्टिट्यूट वर्ड ऑफ, इट इज ए सब्स्टिट्यूट वर्ड ऑफ नाउन। ये प्रतिस्थापक शब्द है किसका, नाउन का। जैसे मैं एग्जांपल करूं, जैसे मैंने लिखा विक्की, मैंने लिखा विक्की इज ए टीचर, विक्की इज ए टीचर, विक्की इज ए टीचर। अब विक्की इट इज अ नेम ऑफ ए पर्सन, इट इज अ नेम ऑफ ए पर्सन, दैट इज व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज ए नाउन। ये इसलिए क्या माना जाएगा, एक संज्ञा माना जाएगा। अब मैं इस विक्की के स्थान पे कौन कौन से शब्दों का प्रयोग कर सकता हूं। देखिए सबसे पहले मैंने लिखा आई एम ए टीचर, आई एम ए टीचर, ठीक है, मैंने आई लिख दिया। किसी दूसरे ने कहा मुझे यू आर ए टीचर, सिंपल सी बात कि तुम एक अध्यापक हो। किसी और व्यक्ति ने कहा कि ही इज ए टीचर, किसी ने मुझसे कहा कि वह टीचर है, मतलब किसी और को कहा होगा, मुझको नहीं कहा होगा, तो यहां मैंने ही लगा दिया। चौथा वर्ड मैंने लगाया समवन इज टीचर, समवन कोई अध्यापक है, समवन इज ए टीचर, ठीक है। किसी ने कहा ईच इज ए टीचर, ईच इज ए टीचर। या किसी ने कहा हु इज ए टीचर, हु इज ए टीचर। तो आप यहां पे देखिए कि मैं यहां पे समवन से, ईच से या हु से मैं रिप्लेस कर रहा हूं किसको, विक्की को। तो आई इज ए प्रोनाउन, यू इज ए प्रोनाउन, ही इज ए प्रोनाउन, सम इज ए प्रोनाउन, ईच इज ए प्रोनाउन एंड हु इज ए प्रोनाउन। तो कोई भी शब्द जो संज्ञा को रिप्लेस करेगा, यानी जिसे हम संज्ञा के स्थान पे फिट कर सकते हैं, वो शब्द 100% दोस्तों प्रोनाउन ही होगा। अब प्रोनाउन 11 तरीके के, 9 तरीके के प्रोनाउन मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं अपनी पुरानी इंग्लिश ग्रामर की सीरीज में। बट मैंने अभी आपको सिर्फ इतना बताया कि जो प्रोनाउन होता है वो रिप्लेसिंग वर्ड होता है या सब्स्टिट्यूट वर्ड होता है किसका, नाउन का। जो भी आप किसी भी संज्ञा के स्थान पे जिस भी शब्द का प्रयोग कर सकते हो वो आपका सर्वनाम कहलाएगा। इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। एनी वर्ड विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। It is very simple to understand कि what is meant by pronoun. Pronoun is nothing. It is just a substitute word of a noun. It is very simple to understand, I think. तो I have done noun as well as pronoun. मैं ये दोनों तो आपको समझा चुका हूं। तो देखिए नाउन भी हो गया, प्रोनाउन भी हो गया। थोड़ी थोड़ी बेसिक नॉलेज आपको दे रहा हूं। एडजेक्टिव क्या है? अब भाई एडजेक्टिव, तीसरे नंबर पे मैं एडजेक्टिव को समझाता हूं। देखिए कुछ भी नहीं है यार, मतलब आपके जो टीचर्स हैं या जो भी आपको पढ़ाता है वो आपका ना आधार नहीं बनाता, रट्टे लगवाने की कोशिश करता है, और रट्टे कभी भी काम नहीं आते। रोटेट लर्निंग इज वर्थलेस फॉर एनी
स्टूडेंट। वर्थलेस मीन्स बेकार है, किसी काम की नहीं है। रटा हुआ ज्ञान कभी भी जीवन में आपको सफल नहीं बना सकता, ये तो आप मान लीजिए। अब आप ये समझिए कि संज्ञा क्या होता है। किसी भी चीज के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। उस नाम के स्थान पे जो भी चीज प्रयोग की जा सकती है उसे सर्वनाम कहते हैं। अब विशेषण क्या है? विशेषण मतलब एडजेक्टिव, ये संज्ञा के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, और ये प्रोनाउन यानी सर्वनाम के लिए भी हमारी इंफॉर्मेशन देता है। यानी कोई संज्ञा, जैसे विक्की एक टीचर है, विक्की इज ए टीचर। मैंने कहा विक्की इज ए टीचर। मैंने कहा सचिन इज ए क्रिकेटर, है ना। मैंने कहा इंडिया इज ए कंट्री, मैंने ऐसे कहा। बट विक्की कैसा टीचर है, सचिन कैसा क्रिकेटर है, इंडिया कैसा देश है। किसी की भी इंफॉर्मेशन देना, एडिशनल इंफॉर्मेशन देना, यानी मैं इसको और अच्छी तरीके से समझाऊं तो आप इतना समझिए कि एडजेक्टिव है ना, नाउन और प्रोनाउन, इन दोनों की दो बातें बताता है दोस्तों। दो बातें ध्यान देना। दो बातों में सबसे पहले बताता है, ये क्वालिफाई करता है। क्वालिफाई, पहला ये क्या करता है? क्वालिफाई करता है। दूसरा ये करता है क्वांटिफाई। क्या करता है? क्वांटिफाई। ये दो वर्ड पकड़ लो, बस बात खत्म। पहली बात, ये किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, विशेषता बताता है। अब विशेषता में गुण भी हो सकता है, और अगुण भी हो सकता है। यानी अच्छाई भी हो सकती है, बुराई भी हो सकती है। जैसे मैंने लिखा बॉय, बॉय क्या है? नाउन है भाई। बॉय क्या है? नाउन है। मैंने कहा गुड बॉय, मैंने कहा बैड बॉय, मैंने कहा क्यूट बॉय, मैंने कहा इंटेलिजेंट बॉय, मैंने कहा स्मार्ट बॉय। तो ये जो गुड है, बैड है, क्यूट है, इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है, मैंने कहा हैंडसम बॉय, मैंने कहा हैंडसम बॉय। तो कोई भी वर्ड लगाऊं जो कि मुझे बॉय कैसा है, लड़का कैसा है, अच्छा लड़का कैसा है, गंदा लड़का कैसा है, प्यारा लड़का कैसा है, बुद्धिमान लड़का कैसा है, चालाक लड़का कैसा है, सुंदर। तो ये सुंदर, चालाक, बुद्धिमान, प्यारा, गंदा, अच्छा लड़के को डिस्क्राइब कर रहा है, उसके बारे में बता रहा है। तो जब भी किसी नाउन को जो भी वर्ड डिस्क्राइब करता है कि उसके नेचर को, उसकी किसी भी चीज के बारे में आपको बताएगा, तो भाई उसे ही कहते हैं क्वालिफाई। तो एडजेक्टिव के लिए आपको केवल दो ही बातें याद रखनी है कि एडजेक्टिव या तो नाउन या फिर प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, यानी उसकी क्वालिटी बताता है। वो अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। गुड गुण है, बैड अवगुण है। क्वांटिफाई क्या है? ये क्वांटिफाई क्या है? देखिए मैंने यहां पे बॉय लिखा, अब मैंने बॉय के आगे ए लिखा, ठीक, मैंने द लिखा, मैंने मैनी लिखा, मैंने फ्यू लिखा, मैंने 5 लिखा, मैंने सेकंड लिखा, मैंने डबल लिखा, कुछ भी लिखो यार। मैं ए बॉय मतलब एक लड़का, द बॉय एक विशेष लड़का, मैनी बॉय कई लड़के, फ्यू बॉय कुछ लड़के, 5 बॉय 5 लड़के, सेकंड बॉय दूसरा लड़का, डबल बॉय दुगने लड़के। तो मतलब यहां पे मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि बॉय को जो विशेषता बताएंगे वो क्वालिफाई कर रहा है, और जो मात्रा बताएंगे वो क्वांटिटीफाई कर रहा है। अब आपके दिमाग में ये भी तो दिक्कत हो रही होगी, आपको ये भी तो समझने में प्रॉब्लम होगी कि हम ये कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि व्हाट इज मीन बाय क्वांटिफाई एंड क्वालिफाई एंड क्वांटिटीफाई, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो देखो डिफरेंस बहुत ही सिंपल है। क्वालिफाई को कभी भी इसकी मेजरमेंट नहीं कर सकती। अगर आपसे कोई पूछे कि
मैं बुद्धिमान हूं, अगर मैं कहूं कि मैं बुद्धिमान हूं, आप पूछें कि सर आप हमें बता सकते हो कि आप कितने बुद्धिमान हो, तो मेरे पास कोई स्केल है, मुंह में डाला, नापा और दिखा दिया कि भाई मैं इतना बुद्धिमान नहीं बता सकता। तो क्वालिफाई का मतलब जो क्वालिटी होती है उसकी मेजरमेंट नहीं की जा सकती, पर जो क्वांटिफाई होता है उसकी मेजरमेंट की जा सकती है, यानी उसे नापा जा सकता है। तो अगर कोई संज्ञा है, अगर कोई संज्ञा है, अगर उसकी कोई विशेषता बता रहे हैं या फिर उसकी कोई मात्रा बता रहे हैं, विशेषता बताएंगे या मात्रा बताएंगे, तो उसके बारे में उसको क्या कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं, यानी उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जा रही है। और उसकी अधिक जानकारी हमें कौन देता है, संज्ञा और सर्वनाम के बारे में अधिक जानकारी देने का ही काम है किसका, एडजेक्टिव का। और इसके लिए ना मैं आपको 3 मैजिकल वर्ड बताता हूं। मैं पहले इसको साफ कर देता हूं और फिर आपको एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बताता हूं जिससे आप दुनिया का कोई भी एडजेक्टिव बहुत ही इजी तरीके से ढूंढ सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया कि एडजेक्टिव जो होता है, एडजेक्टिव जो होता है उसके 2 काम है भाई। पहली बात तो वो संज्ञा या सर्वनाम के बारे में इंफो देता है, यानी इंफॉर्मेशन देता है, बाकी किसी के बारे में नहीं देता। या तो ये उसको क्वालिफाई करता है या फिर उसको क्वांटिफाई करता है। क्वालिफाई मतलब विशेषता बताता है, क्वांटिफाई मतलब मात्रा बताता है। बहुत ही सिंपल। इसे ढूंढने की 3 शब्द देख लो, कैसा, कैसी और कैसे। बस मैं एक अच्छा इंसान हूं, मैं कैसा इंसान हूं, अच्छा, सिंपल, खत्म। कैसा, कैसी, कैसे से जो भी मिलेगा वो क्वालिटी ही बताएगा। और जो भी चीज, कितना, कितनी और कितनी, कैसा, कैसी, कैसे से मिलेगा क्वालिटी, कितना, कितनी, कितने से मिलेगा क्वांटिफाई यानी क्वांटिटी। तो देखिए आप बस इतना समझिए, जैसे कि मैंने लिखा मैन, मैंने क्या लिखा, मैन। मैंने लिखा इंटेलिजेंट मैन, मैंने लिखा इंटेलिजेंट मैन। मैंने कहा सम मैन। देखो इंटेलिजेंट कैसा व्यक्ति, कैसा आदमी, कैसा आदमी, बुद्धिमान। कितने आदमी, कुछ। तो देखिए एडजेक्टिव 2 ही काम करता है, या तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता है या फिर उसकी मात्रा को बताता है। आई होप ये भी चीज आपको क्लियर हो गई होगी। और अगर नहीं हुई है और अगर आप बहुत ज्यादा डिटेल में देखना चाहते हैं तो मैंने अपनी पुरानी प्लेलिस्ट में एडजेक्टिव पढ़ा रखे हैं बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत ही विस्तार पूर्वक बता रखे हैं, आप वहां जाके देख सकते हैं। और आप ये जो सीरीज में जब मैं आपको पार्ट्स वर्ड्स वाली प्लेलिस्ट बनाऊंगा उसमें मैं दोबारा आपको बनाऊंगा। बस अभी मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाहता हूं कि अगर एक विद्यार्थी इंग्लिश सीखना चाहता है तो उसका पहला स्टेप क्या होना चाहिए और उसका दूसरा स्टेप क्या होना चाहिए। ये दूसरा स्टेप है। इसके बाद का जो वीडियो आएगा वो उससे मैं आपको तीसरे स्टेप के बारे में बात करूंगा। फिर मैं आपको सारे स्टेप जितने भी मैंने बनाए हैं उनकी अलग अलग प्लेलिस्ट बना के उनमें डीप में मैं आपको पढ़ाता रहूंगा। ये मेरी प्लानिंग है अपने चैनल पे। अब इसके बाद आता है दोस्तों वर्ब। चौथे नंबर पे आता है वर्ब। अब भाई वर्ब इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए एक बात याद रख लेना, इनमें से यदि कोई सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है तो वो वर्ब है, सबसे ज्यादा। क्योंकि सिंगल वर्ब में ही एक ऐसा दम है कि ये सेंटेंस बनाने का दम रखती है, बाकी सारे मिलके भी नहीं बना सकते। गो लिखा मैंने, सेंटेंस है अपने आप में। मैंने लिखा कम, सेंटेंस है। मैंने कहा लिसन, ये पूरा एक सेंटेंस है। जाओ, आओ, सुनो, तो ये एक शब्द है। ठीक है, मैं आपको ये बात बताने की कोशिश कर रहा हूं कि वर्ब इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, याद रखना है ये बात आपको। अब वर्ब क्या है, क्रिया क्या है, बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से इसको बताते हैं, बट मेरा थोड़ा अलग तरीका है, आप थोड़ा सा देखना। भाई ये जो सब्जेक्ट है, जैसे अभी मैंने आपको क्या बताया, ये जो एडजेक्टिव है ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, भले उसकी क्वालिटी बताए, भले उसकी मात्रा बताए, या तो नाउन की देगा या तो प्रोनाउन की देगा। ये जो वर्ब है ना, ये हमेशा जो भी इंफॉर्मेशन देती है
ये भी नाउन या फिर प्रोनाउन की देती है, यानी किसी भी वाक्य में नाउन और प्रोनाउन ही क्या होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं या फिर ऑब्जेक्ट होते हैं। बट मैं यहाँ पे सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, यानी कर्ता की बात कर रहा हूं। अब कर्ता कौन होता है? सिंपल सी बात, जो किसी वाक्य में कार्य कर रहा हो या फिर जिसके बारे में बात की जा रही हो। तो भैया सिंपल सी बात है कि ये जो वर्ब है ना, ये कर्ता की 3 बातों को बताती है, 4 बातों को बताती है, बट अभी आप 3 समझ लीजिए। जब डिटेल वीडियो बनाऊंगा तब मैं चारों आपको बातें बताऊंगा, बट अभी चौथी बात आप इतनी जल्दी नहीं समझ पाएंगे, तो इसलिए अभी आप 3 बातों पे फोकस करें बेसिक लेवल पे। ये जो क्रिया होती है ना, ये कर्ता के एक्शन को बताती है। एक्शन किसको बताती है? एक्शन को, यानी कार्य को बताती है। दूसरी चीज उसकी स्टेट को बताती है, यानी उसकी अवस्था को बताती है। और तीसरी चीज दोस्तों, वो दोनों को भी बताती है, यानी स्टेट और एक्शन दोनों को। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे मैंने कहा शी गोज टू एयरपोर्ट। मैंने कहा शी गोज टू एयरपोर्ट, कि मैंने कहा कि वह हवाई अड्डे जाती है। तो यहां पे ये जो गोज है, जाने जाती है, किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है? शी के बारे में दे रहा है। और शी क्या है इस वाक्य में? इस वाक्य में ये है कर्ता। तो शी, देखिए वह एयरपोर्ट जाती है, क्या वो अपने पैर घर छोड़ के चली जाती है? नहीं ना, बिल्कुल सिंपल सी बात है, पैर भी तो लेके जाती होगी। नेचुरल सी बात है, भले वो कार से जाए, प्लेन से जाए, कैसे भी जाए, बट जाएगी तो पैरों के माध्यम से ना। तो एक्शन को और स्टेट को समझने में केवल इतना आप समझिए कि एक्शन कोई भी लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, जो भी अपने पार्ट्स ऑफ बॉडी का यूज करके परफॉर्म करता है, कोई भी गतिविधि करता है, कोई भी एक्टिविटी करता है। जैसे अभी मैं बोल रहा हूं, तो मैं बोल रहा हूं तो मेरा मुंह चल रहा है ना, तभी तो बोल पा रहा हूं। और अगर मैं ऐसे खामोश हो जाऊं, बोलूंगा क्या? नहीं बोल पाऊंगा। यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर एक सजीव प्राणी या निर्जीव प्राणी कोई कार्य करता है, तो उसे पहले अपने पार्ट्स ऑफ बॉडी का इस्तेमाल करना पड़ता है, हिलना जुलना पड़ता है। और जब भी कोई सजीव प्राणी या निर्जीव प्राणी हिलजुल कर, यानी एक्टिविटी यानी गतिविधि के माध्यम से कोई भी काम करता है, उसे ही एक्शन कहते हैं। तो ये हो गया हमारा एक्शन हो गया। मैंने कहा शी इज माई सिस्टर, मैंने कहा वह मेरी बहन है। तो यहां पे देखिए कि ये जो शी है ना, कोई काम तो नहीं कर रही है, बट शी इज हमारा वर्ब है, ये भी हमारा वर्ब है, ये भी हमारा वर्ब है। बट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये हमारा एक एक्शन वर्ब है, ये हमारा एक स्टेटिव वर्ब है। स्टेटिव मतलब जो स्टेट बताता है। अब स्टेट क्या होती है, आपको मैंने इसका एक्शन वर्ब का तो लोचा समझा दिया कि एक्शन वर्ब्स का मतलब होता है कि जब भी कोई सब्जेक्ट अपने पार्ट्स ऑफ बॉडी का इस्तेमाल करके कोई भी काम करता है, यानी एक्टिविटी करता है। भाई स्टेट का मतलब होता है टाइम से टाइम यानी समय। टाइम बोलूं या फिर मैं टेंस बोलूं, टाइम इक्वल टू टेंस, ठीक है। तो टेंस 3 तरीके का होता है, या टाइम 3 तरीके का होता है, वर्तमान यानी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, है ना। जैसे कोई करता है, वो वर्तमान में बात कह रहा है, या भूतकाल की बात कह रहा है, या फिर उसकी भविष्यकाल की। देखो मैंने कहा शी इज माई सिस्टर, वह मेरी बहन है, वर्तमान में। शी वॉज माई सिस्टर, वह मेरी बहन थी। शी विल बी माई सिस्टर, वह मेरी बहन होगी। तो यहां पे ये जो इज, वॉज और विल बी है ना, इट इज नॉट ए एक्शन वर्ब, दे आर स्टेटिव वर्ब। बिकॉज व्हाई? बिकॉज दे टेल अस अबाउट द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट, है ना, उसके टाइम के बारे में बता रही। बिकॉज इज, वॉज एंड विल बी गिव अस द इंफॉर्मेशन अबाउट द टाइमिंग, नॉट ओनली एक्शन। मतलब एक्शन नहीं बता रही है, ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। तीसरी बात मैंने लिखा शी इज हेल्पिंग मी, मैंने कहा वह मेरी मदद कर रही है। तो शी हमें बता रही है अवस्था को, जो कि वर्तमान है। हेल्प हमें बता रहा है एक्शन को। तो आपने यहां पे ये देखा
कि ये जो वर्ब होती है दोस्तों, ये 3 काम करती है, मेजर 3 काम करती है। काम इसके और भी हैं, बट बेसिक लेवल पे आप ये समझिए कि 3 काम करती है। पहला, ये कर्ता के कार्य को बताती है। दूसरा, ये उसकी अवस्था को बताती है। तीसरा, ये दोनों को बताती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों वर्ब। और वर्ब का क्लासिफिकेशन बहुत तरीके से किया जा सकता है, बट अभी आप इतना समझ लीजिए, जब मैं डिटेल वीडियोस बनाऊंगा तो मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगा। इतनी बात भी आपको आई थिंक समझ में आ गई है। अब बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों एडवर्ब के बारे में। थोड़ा थोड़ा सा बताना जरूरी है ताकि आपको पता लगे कि ये चीजें होती हैं। देखिए एडवर्ब देखा जाए तो एडजेक्टिव से हमने एड लिया और वर्ब इसमें जोड़ दिया तो एडवर्ब हो गया। क्या हो गया? क्रिया विशेषण कहते हैं इसे। देखिए नाम भी हिंदी में भी देखिए क्रिया वर्ड लगा हुआ है, क्रिया विशेषण। यानी इसका मतलब सिंपल सा है कि क्रिया की विशेषता को बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। तो नेचुरल सी बात है, बहुत ही ज्यादा नेचुरल सी बात है इसको समझना कि एडवर्ब क्या है। सिंपल सी बात है, सिर्फ ये सब्जेक्ट और नाउन और प्रोनाउन को छोड़ दो, बाकी ये खुद को भी अपनी विशेषता ही बताती है, यानी ये मॉडिफाई करती है। देखिए एडजेक्टिव तो क्वालिफाई या फिर क्वांटिटीफाई करता है, बट एडवर्ब मॉडिफाई करती है, यानी मीनिंग में कुछ समथिंग जोड़ देती है, कुछ जोड़ देती है और जोड़ देती है। जैसे एग्जांपल, ही इज ए गुड मैन, मैंने कहा वह एक अच्छा इंसान है। अब इसी शब्द को मैं ऐसे लिखूं कि ही इज ए वेरी गुड मैन, वेरी गुड मैन। अब जरा देखिए वेरी गुड मैन, तो वेरी वर्ड आ गया ना। वेरी क्या है? यहां पे एडवर्ब है, क्योंकि इसने एडजेक्टिव को भी, मतलब क्या है, एडवर्ब क्या करती है? ये क्रिया की विशेषता बताती है, ये विशेषण की विशेषता बताती है, ये प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, मतलब सभी, मतलब ये लगा लीजिए पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर सकती है ये। सिर्फ नाउन और प्रोनाउन को छोड़ दीजिए, क्योंकि उसकी विशेषता बताने का ठेका ले रखा है किसने? एडजेक्टिव ने। दोस्तों मेरी बात समझ आ रही है? कुछ काम एडजेक्टिव के पास भी रहने दीजिए, नहीं तो एडवर्ब भी सारा ले जाएगी। तो एडवर्ब मैंने आपको बताया ये भी बिल्कुल एडजेक्टिव की ही तरह काम करता है, बट सिंपल सी बात यह है कि ये मुख्य तौर से 3 चीजों की विशेषता बताता है। मुख्य तौर से सबसे ज्यादा तो ये वर्ब से रिलेटेड है, उसके बाद ये एडजेक्टिव के बारे में बताता है, और तीसरे नंबर पे अपनी ही किसी दूसरी वर्ब को, अनदर, हम कहें कि अनदर एडवर्ब को विशेषता बता देता है, यानी उसको मॉडिफाई करता है। एक वर्ड पकड़ लिया आपने, किसको? मॉडिफाई, मॉडिफाई, टू ऐड समथिंग, टू ऐड समथिंग, कुछ जोड़ देना उसके अर्थ में। अब वर्ब के बारे में ये 4 बातें बताता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ, कोई क्रिया कैसे की गई, कहां की गई, कब की गई और कितनी बार की गई। हाउ ऑफन, देखिए हाउ मतलब मैनर बताता है, वेयर उसका स्थान बताता है, व्हेन उसका टाइम बताता है, और हाउ ऑफन उसकी फ्रीक्वेंसी बताता है। जैसे मैंने कहा आई ड्राइव स्लोली, मैंने कहा आई ड्राइव स्लोली, तो देखिए मैंने कहा मैं कार चलाता हूं या मैं जो भी ड्राइव करता हूं वो मैं कैसे करता हूं? स्लोली करता हूं, स्लोली। ठीक है, तो इसने क्रिया का मैनर बताया। ठीक है, मैंने कहा आई गो, आई कम हियर, तो यहां मैं आता हूं, मैं कहां आता हूं? हियर आता हूं, यानी यहां। ठीक है, आई केम हियर टुडे, आई केम हियर टुडे, तो यहां पे देखिए हियर बता रहा है जगह इस कम का, और टुडे बता रहा है उसका समय। ठीक है, दोनों। तीसरी बात, आई ऑलवेज सपोर्ट यू, मैंने कहा मैं हमेशा आपका साथ दूंगा, सिंपल सी बात है, हमेशा उसकी फ्रीक्वेंसी बता रहा है। तो मुख्य तौर से जो क्रिया एडवर्ब होता है वो क्रिया की विशेषता को बनाने के लिए किया जाता है,
इसलिए बस अभी आप इतना ही समझिए, क्योंकि ज्यादा बताऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। ऑलरेडी काफी लंबा वीडियो बन चुका है। अब आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। थोड़ा थोड़ा सा बताना जरूरी था ताकि आपको जब मैं इनके डिटेल वीडियोस बनाऊं तो आपको समझ में आए। अब बात करते हैं प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या करता है? देखो, प्रीपोजिशन यानी बहुत ही सिंपल है, इसे हम संबंध बोधक कहते हैं, हिंदी में संबंध बोधक। अब ये संबंध बोधक क्या होता है? बहुत ही सिंपल सी बात है। देखो, प्री का मतलब होता है पहले और पोजीशन का मतलब होता है संबंध, है ना। यानी सिंपल सी बात है कि प्रेपोजिशन क्या है? प्रेपोजिशन को हम बोलते हैं कि ये किसी संज्ञा या सर्वनाम से पहले आकर वाक्य में किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से उसको जोड़ती है। जैसे मैंने कहा, आई लिव इन इंडिया। तो देखिए, इंडिया जो है एक नाउन है, आई क्या है? एक प्रोनाउन है। इंडिया एक नाउन है, आई एक प्रोनाउन है ना। तो इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है कौन? इन कर रहा है। कौन कर रहा है दोस्तों? इन कर रहा है। तो प्रेपोजिशन हमेशा याद रखना, या तो इससे पहले कोई संज्ञा होगी या तो इससे पहले कोई सर्वनाम होगा। जैसे दीपक, मैंने लिखा दीपक इज ऑलवेज विथ मी। मैंने कहा दीपक इज ऑलवेज विथ मी, मैं दीपक मेरे साथ हमेशा है। तो दीपक क्या है? एक नाउन है। विथ क्या है? एक प्रोनाउन है। और मी क्या है? एक प्रोनाउन है। तो विथ ने इस दीपक और मी को आपस में क्या कर दिया? जोड़ दिया। तो प्रेपोजिशन हमेशा मेरे दोस्तों किसी संज्ञा या सर्वनाम को बाकी जो शब्द होते हैं, संज्ञा या सर्वनाम, उनसे जोड़ती है। या मैं इसको एक सरल शब्दों में ये कहूं कि संज्ञा संबंध बोधक यानी प्रेपोजिशन ऐसे शब्द या शब्दों के समूह होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम को किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से यानी सेंटेंस के अन्य भाग से जोड़ने का काम करते हैं। तो प्रेपोजिशन का मतलब होता है एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ देना। यानी आपने एक फेविकॉल सुना है और एक गोंद सुना है। गोंद कैसा होता है? वो कम चिपकता है, मतलब छुट जाता है। तो गोंद का काम करता है इंग्लिश में प्रेपोजिशन, और फेविकॉल का काम करता है कौन? कंजंक्शन। ये भी जोड़ने का काम करता है, ये भी जोड़ता है। ये छोटी छोटी चीजें जोड़ता है, छोटी छोटी इंफॉर्मेशन जोड़ता है। एक संज्ञा को दूसरी संज्ञा से जोड़ता है, एक सर्वनाम को दूसरे सर्वनाम से जोड़ता है, एक संज्ञा और सर्वनाम दोनों को आपस में जोड़ देता है। तो कंजंक्शन क्या है? अब जरा ध्यान देना। कंजंक्शन की बात अगर हम करें तो कंजंक्शन जो होता है उसे हम संयोजक कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजक। तो संयोजक क्या करते हैं भाई? बहुत ही सिंपल है, तीन बातों को समझ लीजिए कि ये दो शब्दों को, टू वर्ड्स को जोड़ने का काम करता है, दो शब्दों को जोड़ने का काम करता है, दो फ्रेजेस को जोड़ने का काम करता है। दो फ्रेजेस यानी वाक्यांश, दो वाक्यांशों को जोड़ने का काम करता है, या टू सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है, या दो फ्रेजेस या फिर दो क्लाउजेस को भी जोड़ने का काम करता है। तो कोई भी जोड़ने, जैसे मैंने कहा राम इज ए स्टूडेंट, मैंने ऐसे कहा। मैंने कहा श्याम इज ए स्टूडेंट। तो राम एंड श्याम, अब देखिए मैंने लिखा राम एंड श्याम आर स्टूडेंट। तो ये जो एंड है ये क्या है? ये है कंजंक्शन यानी कनेक्टर। यानी दो शब्दों को जोड़े, दो वाक्यांशों को जोड़े, दो उपवाक्यों को जोड़े या दो वाक्यों को जोड़े। जो भी दो चीजों को जोड़ने का काम करता है वो भी मजबूती के साथ, वो होता है कंजंक्शन। जबकि प्रेपोजिशन क्या करता है? ये भी दो चीजों को जोड़ता है बट ज्यादा छोटी छोटी इंफॉर्मेशन। इंटरजेक्शन क्या होता है इसको भी थोड़ा सा बता ही देते हैं ताकि पूरी चीज हम क्लियर कर चुके हैं। आपको समझ में आ गया कि आपको इंग्लिश में दूसरे स्टेप में आखिर क्या करना है, यानी आपका इंग्लिश का दूसरा कदम कौन सा है। 8वें नंबर पे आता है हमारा इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का मतलब होता है विस्मयादि बोधक चिन्ह या विस्मयादि बोधक शब्द जो आश्चर्य को प्रकट करते हैं। किसको करते हैं? आश्चर्य। देखिए ये जो इंटरजेक्शन है ना,
ये सेंटेंस में रहे या ना रहे, सेंटेंस में इनका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। जैसे मैं कहूं आई हैव वन, आई हैव वन, अब मैं इसके आगे लिख दूं हुर्रे, मैंने लिखा हुर्रे, मैंने कहा हुर्रे, आई हैव वन, आई हैव वन। वाओ, मैंने लिखा वाओ, व्हाट ए कार, मैंने कहा व्हाट ए कार। अब इतना ही समझे कि ये जो इंटरजेक्शंस होती हैं ना, ये सडन फीलिंग होती हैं। यानी कोई चीज आपने देखी और उत्पन्न हो गए आपके मन में। जैसे आप एफबी पे कोई पिक्चर देखते हो या कोई पिक देखते हो, आपको देखते ही बहुत अच्छे लगते हैं, तो आप उसमें एक स्माइली चेहरा डालते हो। तो एफबी पे जितने भी आप इमोजियों का प्रयोग करते हो ना, वो कुछ नहीं है दोस्तों, वो इंटरजेक्शन ही है जो आपकी सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं। भाई सोरो की सडन फीलिंग होती है, जॉय की होती है, सरप्राइज की होती है ना, बहुत सारी सडन फीलिंग्स होती हैं। जैसे आपने कोई बहुत अच्छी कार देखी तो आपने बोला वाओ फैंटास्टिक व्हाट ए कार, आपने कहा वाओ, है ना। आपने बोला एक, आपने कोई बहुत बेकार चीज की, आपने बोला छी कितनी बेकार है। तो ये जो छी बोलते हो ना, ये हाय, हाँ बोलते हैं ओ माय गॉड, आप बोलते हो ओ माय गॉड हाय, ये क्या हुआ। तो ये क्या है ना, ये सडन प्रॉब्लम है, मतलब सडन फीलिंग्स है। जब आपको कोई इंफॉर्मेशन मिली कि भाई आप लकी ड्रॉ में आप 2 करोड़ रुपए जीत गए, तो आप अपनी जगह से उठ के चिल्लाओगे वाह, तो वो क्या है, सडन फीलिंग है। तो सडन फीलिंग को जो एक्सप्रेस करते हैं ना दोस्तों, वही इंटरजेक्शंस होते हैं। तो आई होप काफी लंबा वीडियो बन गया है, बट दोस्तों आपको पढ़ाने के लिए वीडियो लंबे ही बनते हैं, क्योंकि पढ़ना कोई मजाक नहीं है। मैं आपको यहाँ पे मजाक करने नहीं आया हूँ, मैं आपको कुछ सिखाने आया हूँ, और आप भी दोस्तों सीखने के पर्पज से मेरे साथ वीडियो में जुड़े। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और अगर चैनल पे पहली बार आए तो हमें सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद।